निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत वर्ष 1952 में लॉन्च किया गया। दूसरा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम स्वतंत्र भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा अर्थात सोशल सिक्योरिटी की दिशा में प्रथम प्रमुख विधान था। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। पिछले काफ़ी दिनों से आप लगातार नाम सुन रहे होंगे कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के बारे में। पीआईबी में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में लगातार आ रहा है ये। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम था 1948, उसके तहत इसको वर्ष 1952 में लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया की ये श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक प्रमुख विधान भी था। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, ESIC सोशल सिक्योरिटी स्कीम सीज अराउंड 8,21,000 एनरोलमेंट इन मार्च, मतलब मार्च 2020 के अंतर्गत, मतलब एक महीने के अंदर ही 8 लाख से ज़्यादा 8,21,000 लोगों ने इस स्कीम में अपने आप को एनरोल कराया। इसलिए स्कीम कब लॉन्च की गई, कौन से अधिनियम के तहत लॉन्च की गई और किन के लिए और कैसे कैसे लॉन्च की गई, उस पर मैंने ये MCQ बनाया। आगे चलते हैं। बस आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, कौन से आपने एक नाम सुना होगा एम्प्लॉयज़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको ESIC भी बोलते हैं। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ESIC किस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2020 में, मतलब एक साल पहले से अगर अप्रैल 2020 के बीच की तुलना की जाए, वैश्विक स्तर पर स्टील का उत्पादन 80% गिरा है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के बीच, यहाँ देखिए, क्रूड स्टील उत्पादन निरंतर घटा है। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट बोले गए हैं उसमें से ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये देखिए, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो पहला तो देखते हैं क्या कह रहा है कि अप्रैल 2019 से अगर अप्रैल 2020 के बीच की तुलना करें तो वैश्विक स्तर पर स्टील का उत्पादन तो गिरा है, लेकिन ये 80% नहीं गिरा। ठीक है, ये कितने प्रतिशत गिरा, ये गिरा है 13% के करीब। ठीक, क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ श्रिंक हुई है, स्टील की डिमांड गिरी है तो प्रोडक्शन भी गिरा। सेकंड, रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के बीच क्रूड स्टील का उत्पादन निरंतर घटा है। नहीं, ये निरंतर घटा नहीं है, एक जिगजैग इसकी फॉर्म रही है। वो आने वाली स्लाइड्स में मैंने इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट से उस कटिंग को लगाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब पहले तो देखते हैं ये प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं ये टॉपिक यहाँ पे, इंडियाज़ क्रूड स्टील आउटपुट स्लिप्स 65% टू 3.1 मिलियन टन इन अप्रैल, मतलब भारत का जो स्टील का उत्पादन है वो 65% तक गिरा है अप्रैल में। ये वर्ल्ड स्टील की ये रिपोर्ट है। यहाँ चाइना के बारे में भी बात की गई है, आगे इसकी ही मैंने स्लाइड लगाई है, उसमें से मैं आपको बता दूंगा कि ये खबर पूरी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये देखिए, वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन फॉर दी 64 कंट्रीज, 64 देशों के लिए अगर देखा जाए वर्ल्ड स्टील के प्रोडक्शन के बारे में, कौन इसको, ये रिपोर्ट किसने जारी की, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है। इसने बताया कि पिछले, जो यहाँ पे इसने बोला है कि अप्रैल 2020 में विश्व स्तर पर 64 देशों की अगर बात की तो वहाँ पे जो स्टील का प्रोडक्शन था 137.1 मिलियन टन रहा, ठीक है, जिसमें कितना 13% का गिरावट दर्ज की गई अप्रैल 2019 की तुलना में, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरा, इस पे इसने किसका असर बताया, कोविड-19 पेंडेमिक का असर बताया। तो देखो साफ साफ ये तो सभी को एक कॉमन लॉजिक है कि कोविड-19 के कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या थी, बिल्कुल लॉकडाउन के चलते दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने, लगभग सारे देशों ने लॉकडाउन को के मेज़र को अपनाया, सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने एक रास्ता अपनाया, उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद पड़ी, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद थी। तो उससे क्या हुआ, स्टील की डिमांड भी घटी है। तो वो कितनी घटी है, वो अगर पिछले साल की तुलना में अप्रैल 2019 से अगर अप्रैल 2020 में देखेंगे तो इसने बोला कितना प्रतिशत बताया इसने, 13% बताया, ठीक है। यहाँ पे देखो चाइना के बारे में क्या बोल रहे हैं, चाइना प्रोड्यूसेस 85 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील इन अप्रैल 2020, एन इंक्रीज ऑफ 0.2% कंपेयर टू अप्रैल 2019। तो चाइना में जो अप्रैल 2020 में कितना बताया, देखो मार्च में तो चाइना में भी क्या था, श्रिंकेज था, लेकिन अप्रैल में आते आते चाइना ने वापस से अपनी इंडस्ट्रीज़ को खोलना शुरू किया। वहाँ पे 85 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ, जो कि अप्रैल 2019 से 0.2% बढ़ा। लेकिन अगर इसी रिपोर्ट का आप मार्च वाला डेटा देखोगे, मार्च 2019 से मार्च 2020 के डाटा को देखोगे तो वहाँ चाइना में भी क्या था, वो श्रिंकेज हुआ था, ठीक। लेकिन अप्रैल में थोड़ा इसने सुधार किया। इंडिया का बताया इसने, इंडिया का प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन देखिए 3.1 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन अप्रैल 2020, जो कि पिछले साल के अप्रैल 2019 से 65% कम है। तो अगर आप देखिए चाइना की फिगर और इंडिया की अगर फिगर का मोटा मोटा आप एस्टिमेट देखो, ये चाइना है और ये इंडिया है, ठीक है। चाइना देखो कितना है, 85 मिलियन टन अभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन में, और इंडिया कितना है 3.1 मिलियन टन। आप देख सकते हो दोनों देशों के बीच में स्टील के प्रोडक्शन में कितना अंतर है, ठीक है ना। ये एक फिगर ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं, इस रिपोर्ट से मैंने क्रूड स्टील प्रोडक्शन का ये आंकड़ा लिया है। जो सेकेंड स्टेटमेंट मैंने पूछा था कि मार्च 2019, यहाँ पे देखते हैं मार्च 2019 ये रहा हमारे सामने, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर अप्रैल 2020 बोला है तो ये रहा अप्रैल 2020। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉलम है, वर्ल्ड प्रोडक्शन, रो प्रोडक्शन और चाइना, ठीक है। तो ये वाला जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया है ये वर्ल्ड प्रोडक्शन के कॉलम्स है। तो हम यहाँ देखेंगे, ये रहा, हम आ गए मार्च 2019। यहाँ से हमें ट्रेंड को देखना है। मैंने क्या लिखा था स्टेटमेंट में, क्रूड स्टील का उत्पादन निरंतर घटा है, नहीं। यहाँ से देखिए ये बढ़ा, फिर घटा, ये घटा है, घटा है, घटा है, घटता है, फिर बढ़ता है, फिर स्टैटिक होता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, और फिर ये अप्रैल 2020 में फिर घटा। आया ना ये आपको समझ में। तो ये एक जिगजैग पैटर्न है, ये ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि लगातार बढ़ा ही है, ठीक है, और लगातार घटा ही है। अगर आप चाइना को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल 2019, ये आप देख सकते हो, और अप्रैल 2019 से देखो थोड़ा घटा, फिर बढ़ा, बढ़ा, घटा, घटा। और चाइना में भी देखो, अगर मार्च से अप्रैल के बीच में जाए तो देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सुधार दर्ज हुआ है चीन में, यानी कि जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन को लिफ्ट किया, इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन को रिज्यूम किया, तो यहाँ पे फिर से स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है। आगे चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना ANITA उच्च ऊर्जा कॉस्मिक न्यूट्रिनो है जो अंटार्कटिक की, यहाँ पे ये थोड़ा ये जो कन्वर्ट की है फाइल, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मैं आपको लिख देता हूँ। ये क्या है इंग्लिश में, ये है आइस सीट है, ये बर्फ़ की चादर। पढ़ते दोबारा से। अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना
उच्च ऊर्जा कॉस्मिक न्यूट्रिनो है जो अंटार्कटिक की आइस शीट में उत्सर्जित होती है। दूसरा, बर्फ में न्यूट्रिनो एस्केरियन प्रभाव अर्थात एस्केरियन इफेक्ट के कारण रेडियो स्पंदन अर्थात रेडियो पल्सेस को पैदा करते हैं। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक रिसर्च पेपर से पता चला है नासा के कि जो उच्च ऊर्जा कॉस्मिक न्यूट्रिनो है वो मतलब अंटार्कटिक, आपको पता है ना, एक आर्कटिक और अंटार्कटिक साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, वहाँ की आइस शीट से उच्च ऊर्जा के कॉस्मिक न्यूट्रिनो का इन्होंने एमिशन देखा है। बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? बर्फ़ में जो न्यूट्रिनो है एस्केरियन इफेक्ट के कारण रेडियो स्पंदन को पैदा करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। पूरी खबर क्या है, कहाँ से मैंने लिया और इसकी एक्सप्लेनेशन स्लाइड भी मैंने लगाई है। चलते हैं आगे। ये देखिए, इस खबर को आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले की खबर है। स्ट्रेंज आइस फॉर्मेशन में हैव ट्रिक्ड फिजिसिस्ट इनटू सीइंग मिस्टीरियस पार्टिकल दैट वर नॉट देयर। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेंज रूप से वहाँ पे जो आइस का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यमयी जो कण है उनको देखा है जो कि पहले यहाँ पे कभी नहीं देखे जाते थे। बात चल रही है अंटार्कटिक की। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलून है, इसको हम यहाँ पे रिसर्च पेपर में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रिसर्च पेपर में बताया गया कि बैलून के जरिए ये स्टडी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे देखेंगे छोटा लिखा है, मैं अभी पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा एक्सप्लेनेशन लगाया है। रिसर्चर्स प्रिपेयर्ड टू लॉन्च द एंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना एक्सपेरिमेंट। ये ANITA अनीता, इसको आप जो इंडिया में नेम है उससे कंफ्यूज मत करना। अनीता एक्सपेरिमेंट है ये, विच पिक्ड अप सिग्नल्स ऑफ इम्पॉसिबल सीमिंग पार्टिकल्स। इसने ऐसे पार्टिकल्स जो देखने जिनकी संभावना ही व्यक्त नहीं की जा सकती, उनके सिग्नल्स को इसने पिक किया है इस एंटीना ने। ठीक है, तो अब ये क्या है पूरी खबर, ANITA को देखते हैं, TA को। ये देखिए, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना ANITA। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना और अनीटा एक्सपेरिमेंट है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये नासा के जो द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, नासा के रिसर्चर्स ने क्या पाया है अपने इस अध्ययन में कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स इरप्टिंग फ्रॉम द आइस इन द अंटार्कटिक रीजन। मतलब अंटार्कटिक क्षेत्र में उच्च ऊर्जा से युक्त कणों का उत्सर्जन देखा गया और इससे उनको यह बिलीव हुआ, ये मतलब उनको ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दीज पार्टिकल्स आर प्रूफ ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। मतलब ये एक पैरेलल समांतर रूप से एक दूसरा ब्रह्मांड, एक दूसरी दुनिया है, उसका इससे प्रूफ मिल रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ। देख सकते हैं, न्यूट्रिनोज इन द आइस शीट प्रोड्यूस रेडियो इम्पल्सिस ड्यू टू एस्केरियन इफेक्ट। जो इन आइस से प्रोड्यूस होने वाले जो न्यूट्रिनोज है उनमें क्या हो रहा है, उससे रेडियो पल्सिस क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। और वो किस कारण से हो रहे हैं? एस्केरियन इफेक्ट है ये। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ANIT है। अनीता इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स कॉस्मिक रे न्यूट्रिशंस थ्रू अ साइंटिफिक बैलून दैट इज़ फ्लाइंग इन द रीजन ऑफ अंटार्कटिका। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक बैलून की मैंने आपको शेप दिखाई थी, उस बैलून के जरिए ही ये पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह का नाम आए ना ANITA, तो आपको बस पता करना है कि ये क्या करना है कि ये अंटार्कटिक में है। आप उसके बैलून के जरिए क्या स्टडी किया जा रही है, कॉस्मिक रेज को स्टडी किया जा रहा है और नासा का ये एक प्रोजेक्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एस्केरियन इफेक्ट क्या है, ये एक ऐसी फिनोमिना, ऐसी घटना है जहाँ पे पार्टिकल्स जो कण है वो ट्रैवल करते हैं एट द वेलोसिटी फास्टर देन लाइट
मतलब जो प्रकाश की गति से भी तेज़ वो क्या करते हैं, उनकी वेलोसिटी होती है इन ए डेंस इलेक्ट्रिक मीडियम, जो एक सघन इलेक्ट्रिक मीडियम में, एंड प्रोड्यूसेस शॉवर ऑफ सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल, जिससे वो क्या करते हैं, सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स का एक बौछार को पैदा करता है। ये एस्केरियन इफेक्ट है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बस याद रखना कि कुछ ना कुछ सर ने ANITA जो प्रोजेक्ट है एक्सपेरिमेंट उससे जुड़ा हुआ है ये, और क्या काम कर रहा है वहाँ पे कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स देखे गए हैं, वो उन सब से जुड़ा हुआ ये पूरा घटनाक्रम है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए पेंडेशन जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला, यह उत्तर पूर्वी भारत में खोजी गई पेंगोलिन की एक नवीन प्रजाति है। दूसरा, अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए जारी किया गया एक राहत पैकेज, जैसे भारत में जारी किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तीसरा, वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को दिया गया एक वैज्ञानिक नाम। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए पेंडेशन का संबंध किससे है, A, B, C या D। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए क्या है, ऑप्शन डी। ये देखिए उत्तर हुआ डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं तो फिर ये पेंडेशन हुआ क्या। ये खबर आप देख सकते हैं, ये 25 मई आज की ही खबर है। वी नीड ए नेम फॉर द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस इन सेंचुरी। भाई आपने जैसे महान विश्व आर्थिक मंदी का आपने नाम सुना था, अभी तक बोला जाता है 1929-30 की। अब जो कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसको भी तो कोई ना कोई नाम देना होगा ना, तो उसको क्या नाम दे। तब उसमें बोला कि एक जो नाम के रूप में निकल के आया, एक नाम दिया जा सकता है पेंडेशन। लेकिन क्या सिर्फ यही नाम निकल के आया, नहीं, और बहुत से सुझाव है। देखते हैं कौन से और सुझाव है, अगली स्लाइड पे देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर सर्चिंग फॉर द राइट टर्मिनोलॉजी। दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री है वो क्या कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं इसका जो कोविड-19 के चलते जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको एक नाम दिया जाए। देखो IMF क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोल रहा है कि ग्रेट लॉकडाउन नाम दे दो। मॉर्गन स्टैनले बोल रही है कि ग्रेट कोविड-19 रिसेशन या GCR नाम दे दो इसको। उसके बाद एड यार्डिनी जिन्होंने एक टर्म का क्या किया था, उनको नाम दिया था बॉन्ड विजिलेंटीज 1980 के दशक में। उन्होंने बोला कि इसको एक काम करते हैं, इसको ग्रेट वायरस क्राइसिस नाम देते हैं। उसके अलावा एक सजेशन आया कि इसको पेंडेशन का नाम दे दो। किसने इसको रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया, डेविड मैकविलियम्स ने, ठीक है, जिन्होंने पहले कहाँ पे काम किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड से जुड़े हुए हैं ये। उसके साथ साथ जो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जितने भी अर्थशास्त्री है उन्होंने बोला है कि एक फ्रेज़ का नाम दे देते हैं, जैसे ग्लोबल हार्ड स्टॉप और दी वायरस रिसेशन, ये सारे नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने रोजगार सृजन अर्थात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया। ऑप्शंस है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए, संडे के द हिंदू की खबर है, मिजोरम गवर्नमेंट गिव्स इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया ताकि क्या हो सके, ए मूव एम एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार का सृजन हो। जो चीफ मिनिस्टर क्या नाम है उनका, जोरेमथांगा ने बोला है ये। ठीक है, इस पॉलिसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वहाँ पे। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, यूजेनिया स्फेरोकार्पा। देखो थोड़ा डिफरेंट सा नाम है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक ना हो, कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल सही बोलने के लिए, थोड़ा टेक्निकल नेम है ये। गोनियोथैलेमस सेरिसेंस मेम साइलोन नर्वोसम। ठीक है, ये एक बार मैंने नाम बोल दिया। ठीक है, आप इसको पढ़ो और फिर बताओ कि जो इन तीनों टर्म का मैंने यूज़ किया ये हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे। अब आपको बताना है कि इनका संबंध किससे। कोविड-19 के इलाज के लिए ट्रायल की जा रही कुछ वैक्सीन्स
उत्तर पूर्वी भारत में खोजी गई अदरक की प्रजातियाँ, पश्चिमी घाट में खोजी गई पौधों की प्रजातियाँ और अंटार्कटिक क्षेत्र में खोजी गई सूक्ष्म जीव प्रजातियाँ। तो यूजेनिया स्फेरोकार्पा, गोनियोथैलेमस सेरिसेंस और मेमेसाइलोन नर्वोसम। ठीक है ना। आपको बताना है कि इन तीनों का संबंध ए, बी, सी या डी किससे है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में खोजी गई ये कुछ प्लांट स्पीसीज़ है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए द हिंदू की खबर है, न्यू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट। ये नाम देख सकते हैं, यूजेनिया स्फेरोकार्पा, गोनियोथैलेमस सेरिसस और उसके बाद है मेम साइक्लोन नर्वोसम। साइक्लोन नहीं है, साइलोन है ये। ठीक है, ये क्या है, प्लांट स्पीसीज़ है जो वेस्टर्न घाट में इनको खोजा गया है। न्यूज़पेपर में आई थी, मैंने बता दी। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे यूपीएससी में आने की संभावनाएं कम होती है जब तक कोई मतलब यूपीएससी ने पहले हालांकि पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली कुछ अदरक की प्रजातियों का जो नाम था वो दे के पूछ लिया उन्होंने यहाँ पे इन, और क्योंकि उसका कुछ मेडिसिनल पर्पस बहुत ज़्यादा था इसलिए उसका नाम पूछा गया। मैंने इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं आप लोगों के साथ, जो हिंदू में आया मैंने आपके सामने पूछ लिया है। कल को ये क्वेश्चन आ जाए और आप बोलो कि सर ने आपने तो कराया ही नहीं, तो मैंने आपको कराया है। ये एडिबल फ्रूट्स है बेसिकली, ठीक है, मतलब एडिबल फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं ये। आप देख सकते हैं इनको, तीनों की इमेजेस लगी हुई है। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता देने के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शंस है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बताइए ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, द हिंदू की खबर है, स्टेट लॉन्चेस रीस्टार्ट टू रिवाइव एमएसएमई सेक्टर। वहाँ के एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने के लिए क्या किया गया, रीस्टार्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। एमएसएमईज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ये एमएसएमईज़ पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्यों एमएसएमईज़ को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लॉजिकली और आर्ग्यूमेंटेटिवली इस चीज़ को बता पाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आगे चलते हैं। समाचारों में चर्चा में रहा वदी रम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। ओमान, लीबिया, सऊदी अरब और जॉर्डन। बताइए ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। वदी रम मरुस्थल, ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्डन में है ये। अब देखते हैं क्यों बनाया गया इस पे ये प्रश्न। ये हिंदू की खबर है, कोरोना वायरस लॉकडाउन, केरल फिल्म क्रू रिटर्न फ्रॉम जॉर्डन। देखो लगभग मार्च से ही जो एक साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग चल रही थी जॉर्डन के अंदर, और वहाँ पे वदीरम मरुस्थल में ये लोग फंस गए थे। तब से लगातार ये गुहार लगा रहे थे कि इनको वापस देश के अंदर लाया जाए, तो फाइनली उनको वापस लाया गया। और यहाँ देख सकते हैं शूटिंग ऑफ ए मलयालम फिल्म आदू जीविथम वाज ऑन एट वदीरम डेजर्ट। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें याद रखना होगा वदीरम डेजर्ट का, और पूरा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे जितने मरुस्थल है उनके नाम आपको याद रखना है, अपना एटलस उठाना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एटलस या आपके पास ओरिएंट ब्लैक स्वान जो भी होगा उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं उस एरिया के जितने भी मरुस्थल है। आप देख लेना सऊदी अरब में कौन कौन सा है, ठीक है, और जॉर्डन में या वहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ है मिडिल ईस्ट की, जितने भी मरुस्थल है उनके नाम आइडेंटिफाई करके लिखना आप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 की विशेषताएं है। पहला, महिला एवं बच्चों के लिए पोषण सहायता। दूसरा, मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, खाद्य सुरक्षा भत्ता फूड सिक्योरिटी अलाउंस, शिकायत निवारण तंत्र अर्थात ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और अनुपालन ना होने पर लोक सेवकों पर जुर्माने का प्रावधान। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं है राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की कौन कौन सी विशेषताएं है? इसमें से बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए इसके बारे में। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो कोविड-19 की सिचुएशन में फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक इश्यू है और एक नए मुद्दे के रूप में ये उभरा है। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स इसमें से कोई इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तब आपको बताना है कि इन जो 6 स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी में से। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है ऑप्शन डी के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये है, यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड सी भी सही लिखा हुआ है, डी के अंदर यहाँ 3 मिस प्रिंट है। अब आप बताइए कौन सा सही उत्तर है। मतलब डी तो बोल रहा है सारे ही है, ए बोल रहा है 1 4 5, बी बोल रहा है 1 2 4 5 और सी बोल रहा है 1 4 5 6। और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी। ये सारे किससे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ एक एक के बारे में कि इसमें लिखा है महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उसके तहत इस जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके तहत प्रेग्नेंट वीमेन या लैक्टेटिंग जो मदर्स है उनके लिए न्यूट्रिशनल प्रोविज़न्स किए गए हैं। दूसरा, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ जो 6 माह से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल क्या है, यहाँ पे पोषण की कुछ व्यवस्था की गई है। और वो कौन सी स्कीम के तहत की गई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और वो किसके तहत ही है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही वो स्कीम के प्रोविज़न्स है। उसके बाद बात की गई हमने मैटरनिटी बेनिफिट, बिल्कुल मातृत्व लाभ का प्रावधान है। मैं आपको बता देता हूँ जो प्रेग्नेंट वीमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर्स है मतलब दूधपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वो क्या की गई है, इसमें एंटाइटल्ड है। कितना मिलेगा आपको नाम पता होगा, 6000 रुपये। आपने सुना होगा सर ये तो हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सुना है, ये बिल्कुल सही है। 5000 रुपये तो वहाँ से और 1000 रुपये कहाँ से, इंस्टीट्यूशनल अगर आपने डिलीवरी कराई है माताओं ने गर्भवती तो उनको 1000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलेंगे। और ये प्रोविज़न किस में है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा, तो भाई देखो पढ़ो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है पारदर्शिता और जवाबदेहिता के क्या प्रोविज़न्स है, बिल्कुल है। इसमें बोला गया है कि जो PDS है और उस सिस्टम के लिए यहाँ पे सोशल ऑडिटिंग का प्रावधान है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे विजिलेंस सतर्कता कमेटी, विजिलेंस की जो कमेटी बनाने का भी एस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न्स है ताकि इस पूरे सिस्टम में क्या रहे, पारदर्शिता और जवाबदेहिता बने। 3 हो गए। अब खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान है। अगर किसी भी सिचुएशन में आपने एंटाइटल्ड जो फूड ग्रेन है मतलब जो मिलना चाहिए फूड ग्रेन इस एक्ट के तहत, अब वो आपको पता ही है या मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या क्या मिलता है इसके तहत, आपको पता है ना। राइस, वीट और कोर्स ग्रेन है किस रेट पे, 3 रुपये 2 रुपये 1 किलो के रेट पे है, ठीक है। और ये पूरी स्कीम में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन को, लगभग 2/3 पॉपुलेशन को कवर्ड किया गया है, जिसमें 75% रूरल है और 50% है अर्बन। ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। आज बात कर रहे हैं इसके प्रोविज़न्स की। तो अगर जो लगभग 2/3 पॉपुलेशन के लिए इंडिया के लिए जो प्रावधान किया गया है फूड सिक्योरिटी के लिए, अगर वो सप्लाई या इंश्योर नहीं हो पाता तब उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। फिर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में क्या प्रावधान है, इसमें बोला है कि जो जिला स्तर पर और उसके साथ साथ राज्य स्तर पर इस पे क्या इस्टेब्लिश किए गए हैं, यहाँ पे शिकायत निवारण तंत्र है। 5वां पॉइंट क्लियर हो गया। 6ठे पे आते हैं, अनुपालन ना होने पर लोक सेवकों पर जुर्माने का प्रावधान है। क्या पेनल्टी, बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोविज़न किया गया है इसमें पब्लिक सर्वेंट पे या अथॉरिटी पे, अगर वो इस जो रिलीफ रिकमेंडेशंस जो इसके अंदर दी गई है किसके द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, अगर वो उनको सुनिश्चित नहीं करा पाते
तब क्या किया जा सकता है, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट, मैं नाम लिख देता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर है उसके द्वारा क्या है, यहाँ पे पेनल्टी और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो प्रॉपर लाइन लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविज़न फॉर पेनल्टी ऑन पब्लिक सर्वेंट और अथॉरिटी इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द रिलीफ रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। मतलब अगर इस ऑफिसर के द्वारा जो भी वो रिकमेंड किया गया है, अगर उनको कंप्लाई करने में पब्लिक सर्वेंट फेलियर होते हैं तब उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर, ठीक है, 10 मिनट में आई होप कि मैं पूरा का पूरा एक्ट करा दूंगा। उसके कितने डायमेंशंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में, देखो बहुत आप यार रोज़ाना लगभग 2.5 के करीब बच्चे रोज़ाना मेरी एमसीक्यू की वीडियोस देखते हैं निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, हमारी इस पहल को देख रहे हैं। कमेंट के रूप में आते हैं कितने, 30 से 40। थोड़ा तो बढ़ाओ, थोड़ा तो सपोर्ट करो। अगर इस वीडियो पे आपने 100 कमेंट दिए तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे आपके लिए 10 मिनट की एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत प्यारी सी, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त है 100 कमेंट्स। अब मुझे नहीं पता वो कैसे दोगे, एक बच्चा 10-10 कमेंट लिखे या कैसे भी लिखे, ये होना चाहिए 100 कमेंट हमारा टारगेट है। इतना सपोर्ट आएगा डेफिनेटली हम उस पर एक वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 24-25 मई का हमारा आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही कथकारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा, मेघालय, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये कथकारी जनजाति, कथकारी ट्राइब का संबंध इनमें से उड़ीसा से है, मेघालय से है, उत्तराखंड से है, महाराष्ट्र से है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 23 मई का अभ्यास प्रश्न है हमारा। प्रश्न था डेटा लोकलाइजेशन के बारे में, कि डेटा लोकलाइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पहला कथन था, डेटा स्थानीयकरण देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उसी देश में संसाधित, प्रोसेसिंग एवं संग्रहित करने पर बल देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बल देता है। दूसरा, BN श्रीकृष्ण समिति ने विकासात्मक दृष्टिकोण से डेटा स्थानीयकरण का विरोध किया, नहीं, इन्होंने डेटा स्थानीयकरण का समर्थन किया था, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ था। और इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखो, अभी डेटा जो सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा इशू है और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पूरा तैयार कर लेना। एक हमारा बिल भी आया था, उसको भी आप पढ़ लेना इस पर, ठीक है। तो आप में से लगभग सारे ही बच्चों ने सही जवाब दिया था। बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप लगातार मेहनत करते रहिए, अच्छे अच्छे जवाब देते रहिए। यूपीएससी आपके बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा, आप ज़रूर सफल होकर एक आईएएस अधिकारी बनोगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।